तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा वॉच कीजिएगा। काफी आसान तरीके से मैं आपको ये जो टॉपिक है वह स्पष्ट कर दूंगा और आसानी से आप जो है इस टॉपिक को सीख भी लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे आप एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आपको मैं जो है बस 10 मिनट की इस वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा और केवल 10 मिनट आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, आसानी से सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम को समझते हैं। तो पहले देखते हैं ये नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन एक नाम वाला शब्द होता है, यानी जिस किसी चीज का नाम होता है वह नाउन होता है। इसके बाद हमारा फ्रेज है। अब यह फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना आया हो, वह शब्द समूह क्या कहलाएगा? आपका फ्रेज कहलाएगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं द कैपिटल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की राजधानी। तो यह देख सकते हैं शब्दों का समूह है और इसमें वर्ब नहीं आया है। तो यह शब्दों का समूह है और इसमें वर्ब नहीं आया है, तो इसका मतलब यह आपका क्या है? फ्रेज है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। एन ओल्ड सिटी, एक प्राचीन शहर। अब यहां पर भी देखेंगे शब्दों का समूह है लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं आया है, तो यह भी आपका फ्रेज है। तो अब हमको समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। अब हम समझते हैं इन अपोजिशन। इसका मतलब होता है समान अधिकरण में। क्या होता है? समान अधिकरण में, यानी समान अधिकार में, समान अधिकरण में इसका जो है हिंदी अर्थ होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी नाउन अथवा फ्रेज समान अधिकरण में होना चाहिए। किसके समान अधिकरण में होना चाहिए? जो आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, उसी में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान अधिकरण में होना चाहिए। अब देखिए आपका नाउन अथवा फ्रेज जो है समान अधिकरण में होना चाहिए। किसके समान अधिकरण में होना चाहिए? सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के। अगर समान अधिकरण वाला जो शब्द है वह चाहे तो नाउन के रूप में रहेगा या फ्रेज के रूप में रहेगा। किसके समान अधिकरण वाला रहेगा? सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के दिए हुए वाक्य के। ठीक है, तो दिए हुए वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान अधिकरण वाला जो शब्द रहेगा वह हो सकता है आपको शब्द समूह के रूप में देखने को मिले या फिर नाउन के रूप में देखने को मिले। इसमें से कोई भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उस फ्रेज या नाउन को, अगर सब्जेक्ट के समान अधिकरण का है तो सब्जेक्ट के पास दो कामे के बीच आपको लिखना होगा। अगर ऑब्जेक्ट के समान अधिकरण वाला आपको देखने को मिलेगा फ्रेज या नाउन, तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद दो कामे के बीच लिखना होगा। अगर सेंटेंस समाप्त हो जा रहा है उसके बाद कुछ नहीं है तो आप एक कामा लगाइएगा ऑब्जेक्ट के बाद, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट के पास लिखेंगे तो हमेशा आपको दो कामे के बीच लिखना होता है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं। एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि आपको जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास, अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, कोई प्रोनाउन दिखाई देगा, तब आपको जो है या नाउन या फिर फ्रेज को उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास प्रयोग नहीं करना है। तो प्रयोग कब करना है? जब आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिखाई दे? नाउन दिखाई दे। जब नाउन दिखाई देगा तभी आपको जो है
इस फ्रेज या नाउन का प्रयोग उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास करना होगा जब वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको किस रूप में दिखाई दे, नाउन के रूप में। चलिए मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, तो यहां पर लिखता हूं रवि इज माई टीचर। रवि मेरे अध्यापक हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहते हैं। अब देखिए यह हमारा सिंपल सेंटेंस दो ठो देखने को मिल रहा है, इसी एक सिंपल सेंटेंस में हम लोग कंबाइन करेंगे। अब हमको किसका प्रयोग करके करना है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का। तो सबसे पहले देखेंगे रवि इज माई टीचर, यह हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, नाउन, तो इस नाउन आ गया है। अब इसके बाद ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहते हैं। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की जगह ही आया है, तो इसका मतलब यह प्रोनाउन है और इसकी जगह कोई भी हमारा नाउन या फ्रेज नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा रवि के पास लिखा जाएगा क्योंकि यह नाउन है। अब रवि के समान अधिकरण वाला जो शब्द रहेगा वह फ्रेज के रूप में रहेगा या नाउन के रूप में। तो रवि के समान अधिकरण वाला अगर आप देखेंगे शब्द, तो यहां माई टीचर जो है समान अधिकरण के है, किसके, रवि के। तो यह माई टीचर चाहे तो नाउन होगा या फ्रेज होगा। तो यहां पर हमारा देख रहे हैं फ्रेज है, शब्दों का समूह है माई टीचर। तो हम जो है रवि के पास लिखेंगे दो कामे के बीच, तो रवि माई टीचर। तो देखिए हमारा हो गया रवि माई टीचर, यानी मेरे अध्यापक रवि। अब कामा लगाना है, दो कामे के बीच हो गया। फिर वर्ब से स्टार्ट करना है, लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहते हैं, यानी मेरे अध्यापक रवि दिल्ली में रहते हैं। अब देखेंगे माई टीचर जो है समान अधिकरण वाला शब्द है, किसके, रवि के। यानी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास लिखना है और जो नाउन रहेगा उसी के पास ज्यादातर लिखा जाता है। प्रोनाउन रहेगा तो यह फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा रवि जो है नाउन था, तो रवि के समान अधिकरण वाला देखेंगे शब्द यहां पर आया है माई टीचर, यह शब्द समूह है तो फ्रेज के रूप में आया है। तो यहां पर देखेंगे रवि के पास हमने दो कामे के बीच लिख दिया। और इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मैं आपको सारे जो इसके बारे में डिटेल है वो अच्छे से स्पष्ट कर दूं और आपसे कभी गलती ना हो। तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक प्राचीन शहर है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। अब देखिए हमारा दिल्ली जो है नाउन है और इसके पास जो समान अधिकरण वाला शब्द समूह रहेगा या नाउन हमको लिखना होगा। एन ओल्ड सिटी किसके समान अधिकरण का है, किसके लिए बोला गया, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के पास लिखा जा सकता है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, यह भी जो है देख रहे हैं समान अधिकरण का है, फ्रेज के रूप में, किसके लिए है, दिल्ली के लिए, तो यह भी लिखा जा सकता है। कोई भी हम एक लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एन ओल्ड सिटी लिखते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम लिखते हैं दिल्ली कामा देकर एन ओल्ड सिटी, दो कामे के बीच लिखना है। तो यह हमारा हो गया दिल्ली एन ओल्ड सिटी। अब इसके बाद वर्ब से इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिल्ली कामा देकर द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कामा, फिर वर्ब से इज एन ओल्ड सिटी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब यहां पर देखेंगे हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है, तो इसके पास कभी लिखा नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा नाउन कहां पर है। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया। यहां पर मुंबई देखिए आ गया नाउन।
अब यह ऑब्जेक्ट है मुंबई। अब मुंबई के समान अधिकरण वाला जो शब्द समूह होगा वह या तो फ्रेज होगा या नाउन होगा। तो देखते हैं क्या है। इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह किसको बोला गया? मुंबई को, यानी मुंबई के समान अधिकरण का है। तो इसे हम उठाएंगे, मुंबई के पास लिखेंगे। तो लिखेंगे इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो लिखेंगे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया। अब कामा लगाएंगे। द बिगेस्ट जो बोला गया है समान अधिकरण वाला शब्द समूह उसे लिखेंगे। समान अधिकरण वाला जो रहेगा आपका शब्द समूह वह फ्रेज होगा या फिर आपका नाउन होगा, ठीक है। तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से हमारा बन गया आसानी से जो है सिंपल सेंटेंस। देखिए यहां पर अब हमको आगे कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए हम फुल स्टॉप लिखेंगे न कि कामा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। बाबर वाज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। ही डिफीटेड लोदी, उसने लोदी को पराजित किया। इसके बाद लोदी वाज द एम्परर, लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत का सम्राट था। अब यहां पर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखेंगे कि हमारा किस शब्द में नाउन आया, किस वाक्य में नाउन आया है। तो बाबर नाउन है। अब बाबर के लिए देखिए समान अधिकरण वाला यहां पर नाउन आया है अतुर्क। अतुर्क किसको बोला गया? बाबर को। बाबर के समान अधिकरण का है तो हम बाबर के पास लिख देंगे बाबर कामा देकर अतुर्क, फिर कामा दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद वर्ब से डिफीटेड लोदी, लोदी को पराजित किया। अब लोदी के समान अधिकरण वाला शब्द समूह कौन सा है? द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट। भारत का सम्राट किसको बोला गया? लोदी को। तो लोदी के पास लिखेंगे द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी भारत का सम्राट। अब कामा नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे कि अब इसके आगे हमको कुछ लिखना नहीं है। तो बाबर अ तुर्क डिफीटेड लोदी द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी एक तुर्क बाबर ने भारत के सम्राट लोदी को क्या किया? पराजित किया। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको कुछ और भी सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के माध्यम से शो करता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आसानी से आप समझ जाए। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। मथुरा इज अ पिलग्रिमेज, मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, यह यमुना पर बसा है। इसके बाद अगला सेंटेंस है द यमुना इज वन ऑफ द होलिस्ट रिवर्स, यमुना होलिस्ट रिवर्स इन इंडिया, यमुना भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। अब यहां पर देखेंगे तो पहले ही सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट जो है नाउन देखने को मिल गया, अर्थात यहां पर लिखा जा सकता है। तो देखते हैं मथुरा के समान अधिकरण वाला जो है नाउन या फ्रेज कौन सा है। तो अ पिलग्रिमेज, मथुरा इज अ पिलग्रिमेज, यानी मथुरा एक तीर्थ स्थल है। अब एक तीर्थ स्थल किसको बोला गया? मथुरा को। तो हम लोग मथुरा के पास लिखेंगे मथुरा अ पिलग्रिमेज, अ पिलग्रिमेज यानी मथुरा एक तीर्थ स्थल। फिर कामा दे देंगे और वर्ब से स्टार्ट करेंगे स्टैंड्स ऑन द यमुना,
यानी यमुना पर बसा है। अब यमुना के बारे में देखिए क्या बात बोला गया है, वन ऑफ द होलीस्ट रिवर्स इन इंडिया, भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक, भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक किसको बोला गया है, यमुना को, यानी यमुना के समान अधिकरण का है। तो हम कामे के साथ लिखेंगे वन ऑफ द होलीस्ट रिवर्स इन इंडिया। इस तरह से आसानी से जो है आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और शो करता हूं। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो मैंने पहले ही आपको बताया है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने सब वीडियो में बताया कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए। देखिए यहां पर स्टैंड्स है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक एग्जांपल मैं और शो करता हूं, उसके बाद आप लोग को आई होप स्पष्ट हो गया होगा। तो एक एग्जांपल जो है थोड़ा सा कठिन है, वह मैं आपको शो कर देता हूं, अच्छे से एग्जांपल की तरह समझा देता हूं। तो महात्मा गांधी was a lover of peace, महात्मा गांधी शांति के चहेते थे। He had once been a lawyer, वह एक बार वकील हुए थे। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है he preached नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। अब देखिए हम अगर देखें वाक्य को, तो पहले वाले वाक्य में ही आपको महात्मा गांधी नाउन मिल गया, तो इनके समान अधिकरण वाला जो है नाउन या फ्रेज आपको देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं अ लवर ऑफ पीस, यानी शांति के प्रेमी या चहेते किसको बोला गया, महात्मा गांधी को, यानी कि शांति के एक चहेते कौन थे, महात्मा गांधी। तो अब हम यहां पर लिखेंगे महात्मा गांधी के पास इसको लिखेंगे महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी। अब कामा देकर अ लवर ऑफ पीस, यानी शांति के चहेते। और देखिए उनको क्या बोला गया है, ही हैड वंस बीन अ लायर, एक बार वह एक वकील हुए थे, एक बार वह वकील हुए थे, अर्थात ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, यानी कि वह शांति के चहेते भी थे। और साथ ही साथ उनको बोला गया कि वह एक बार वकील हुए थे, एक बार वकील हुए थे अर्थात उनके साथ वकील की ख्याति जुड़ गई। तो आपको वंस लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लिख सकते हैं अ लॉयर एंड, दो ख्याति है तो यानी तो इसको हम लिखेंगे एंड के सहारे, क्योंकि अगर एक और वाक्य नहीं होता तो हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते, लेकिन एक वाक्य और दिया है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर, अर्थात एक वकील। ठीक, अब हम कामा लगा देंगे, यानी महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर, या फिर आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी अ लॉयर एंड अ लवर ऑफ पीस, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एक वकील और शांति की चहेते महात्मा गांधी, अब वर्ब से प्रीच्ड नॉन वायलेंस, प्रीच्ड नॉन वायलेंस। इस तरह से हमारा जो है आसानी से बन गया सिंपल सेंटेंस। तो महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर प्रीच्ड नॉन वायलेंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, कैसे हम इनका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, और आई होप आप जो है इसका आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो वह क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन फॉर यू, एक प्रश्न आप लोगों के लिए। तो वह क्वेश्चन है, मिल्टन वाज ब्लाइंड, मिल्टन अंधे थे। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश, ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, वह एक महान अंग्रेजी के कवि थे। तो
तो इसे जो है आपको नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और अपने आंसर को जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, कैसे इनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। यदि आप सिंथेसिस टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सिंथेसिस टॉपिक और हमारे स्टार्टिंग से वीडियो वॉच करें, आपको यह सिंथेसिस टॉपिक सबसे सरल टॉपिक्स में से एक लगेगा, यह मेरा गारंटी है। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं, अच्छे से समझते हैं तो आपको सबसे सरल सिंथेसिस टॉपिक ही लगेगा। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।